अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ले जी बच्चों, आज हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे क्योंकि हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई है। उसके हमने एमसीक्यूज़ पढ़ लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लिए, न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवा दिए हैं। अब सिर्फ रह गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन या एक दो ये जो सामने नज़र आ रहा है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। तो आज इंशाल्लाह ये फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने इसको छोड़ा था सी वाले पार्ट तक। तो यहाँ सी वाले में अब क्या है जी, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे उसने सवाल पूछे हुए और उसका हमें आंसर देना है। फॉर एग्जांपल देखें, ये जो 1.1 है, इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारी जो चीज़ें नीचे दी हुई हैं, इनको किस यूनिट में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जाहिर है कि ये सारा मैंने अगेन वर्ड की फाइल में लिखा हुआ है, वहाँ से आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ साथ साथ। बाकी ये है कि यहाँ छोटा सा काम एक रहता था, क्योंकि इधर भी ना एक रीडिंग उसने दी हुई है। ये जो 1.3 वाला क्वेश्चन है, उसमें आधा सवाल तो ज़ाहिर है वहाँ लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और आधा जो पार्ट है वहाँ ये उसने कहा हुआ है कि ये आपके सामने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, तो वहाँ से उसकी रीडिंग जो है अगेन बतानी है। जैसे हमने पीछे एक वर्नियर कैलिपर की भी रीडिंग बताई थी। तो इसको ज़रा थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये देखें आपके सामने आ गया। तो इसकी रीडिंग जो है अगेन हमने पहले तो इसका जो मेन स्केल है उसको रीड करना होता है कि वो उसके जो नंबर्स हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं। सो देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 आपके पास वो बार्स नज़र आ रहे हैं। तो 9 जो है मिलीमीटर, वो आपके पास ये यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा हमने ये जो सर्कुलर स्केल है उसकी हमने देखनी है कि कौन सी वाला जो ये जो लाइन है, जैसे ये 70 आपके सामने नज़र आ रहा है, वो इधर से ये एक सीधी लाइन के साथ मैच खाती है। तो वो 70 वो हो रही है उसके साथ, तो इधर से हम 70 ले लेंगे। लेकिन ये जो 70 है, ये जो स्क्रू गेज का वो क्या था, लीस्ट काउंट, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आए वो फिर मेन स्केल में ऐड कराते हैं। वर्नियर कैलिपर में भी यही था कि मेन स्केल की जो रीडिंग है उसको अलग रखते थे और जो दूसरा स्केल था उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करवाते थे। तो ये देखें ऊपर मैंने बनाया हुआ है, 9 तो उसका आ गया ना मेन स्केल की रीडिंग, वो आपने लिख ली। प्लस लगा के आगे उसकी जो लीस्ट काउंट है उसको आपने लिखना है 0.01 और उससे आपने 70 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.70 ये आएगा, उसमें 9 आपने ऐड कर लेना है। तो 9.70 मिलीमीटर, ये मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये मिलीमीटर्स में मेजर कर रहा होता है। तो 9.7 मिलीमीटर, तो इस तरह से ये इसकी रीडिंग बनती है। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा पढ़ने वाले समझने वाले हैं, तो वो हम इंशाल्लाह अपने वो जो वर्ड वाली फाइल है वहाँ से करते हैं। ये हमारी वर्ड वाली फाइल है, देखें यहाँ ऊपर लिखा है सी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। तो पहला सवाल तो यही था कि इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, के नीचे जो चीज़ें दी हुई हैं उनको किस यूनिट में हमने एक्सप्रेस करना है। मसलन पहले उसने पूछा हुआ है थिकनेस ऑफ अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपये का जो सिक्का होता है, जाहिर है कि 5 रुपये का, हाँ 5 रुपये का, ये 10 वाला तो नहीं है। तो 5 वाला जो सिक्का है जाहिर है इतना का करके होगा मोटा, तो वो आपने उसको किस में मेजर करना है, वो जाहिर है हम मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में, वो मिलीमीटर में ज़्यादा बेहतर है। तो थिकनेस इज़ वेरी स्मॉल, जाहिर उसके साथ रीज़न भी देखें बताई हुई है कि आपको ज़रा समझने में आसानी हो कि मिलीमीटर्स में मेजर किया जाएगा यूनिट उसकी। ये मेन आंसर ये है ऊपर वाला, ठीक है, लेकिन साथ उसकी रीजन भी है कि थिकनेस इज वेरी स्मॉल एंड बेस्ट मेजर्ड इन मिलीमीटर्स फॉर प्रिसीजन, कि प्रॉपर अच्छी आंसर उसका लेने के लिए हमें उसको मिलीमीटर में ही मेजर करना चाहिए। लेंथ ऑफ अ बुक, एक किताब है तो उसकी लंबाई नापनी है, तो जाहिर है कि वो सेंटीमीटर्स में आएगी, क्योंकि वो मीटर तक तो नहीं होगी ना, मीटर तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो सेंटीमीटर्स, क्योंकि मीटर है उसके छोटा सेंटीमीटर है, उससे छोटा मिलीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर जो है, जैसे आपका स्केल है तो स्केल के ऊपर सेंटीमीटर्स बने होते हैं, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो वो अच्छी खासी लेंथ जो है वो बन जाती है। तो बुक की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में मेजर होगी। बुक्स आर टिपिकली मेजर्ड इन सेंटीमीटर एज दे आर स्मॉल इनफ टू अवॉइड नीडिंग मीटर्स, वही बात कि मीटर्स जो हैं वो उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड,
अब फुटबॉल का जो पूरा ग्राउंड है वो सारा, उसको किस में मेजर करना है, उसकी लंबाई को, तो डेफिनेटली जो कि ये लंबाई ज़्यादा होती है, क्रिकेट ग्राउंड का हो गया, फुटबॉल ग्राउंड का हो गया, तो फिर ये मीटर्स में होना चाहिए। तो ये मीटर में लिखा हुआ है, रीज़न भी आपके सामने लिखा हुआ है। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, दो शहरों के दरमियान, सियालकोट और लाहौर के दरमियान, लाहौर फैसलाबाद, तो जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको किलोमीटर्स में ले लेते हैं, तो ये किलोमीटर्स में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी भी रीज़न आपके सामने लिखी हुई है। आगे जी, मैस ऑफ अ 5 रुपी कॉइन। अब वही 5 रुपी कॉइन है, लेकिन अब क्या करना है, उसका मैस लेना है, वजन करना है उसका। तो वजन उसका जाहिर है कि वो किलोज में तो होना नहीं है, ग्राम्स के अंदर ही होगा। 1 ग्राम आना है, 2 ग्राम आना है, 5 ग्राम आना है। ठीक है, क्योंकि छोटा होता है, इतना वेट नहीं होता उसका, तो ग्राम्स में। मैस ऑफ योर स्कूल बैग, तो स्कूल बैग जो है 3 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का होता है, तो फिर डेफिनेटली हम उसको किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, तो ये किलोग्राम्स का हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, क्लास का जो पीरियड है तो जाहिर है वो 35 मिनट का होता है या 40 मिनट का, तो वो मिनट्स में मेजर करते हैं, तो हमने उसको मिनट्स लिख दिए हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार, कार में पेट्रोल डलवाना है, मोटरसाइकिल में डलवाना है, तो हम कहते हैं भाई इतने लीटर डाल दो, तो वो लीटर्स में होता है, तो इसका लीटर्स में हम लिख लेंगे, ये भी ओके है। टाइम टू बॉयल 1 लीटर ऑफ मिल्क, दूध को उबालना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो वो डेफिनेटली मिनट्स लगते हैं, क्योंकि ना ही तो सेकंडों में भी नहीं हो सकता और ना ही वो घंटों में होता है, 1 घंटा थोड़ी लगता है, तो 5 मिनट उसके अंदर हो जाता है, डिपेंड करता है आपने कितनी आग लगाई हुई है, तो मिनट्स जो है वो ज़्यादा बेहतर हैं, सेकंड्स एंड मिनट। ज़ाहिर है 5 मिनट लगे हैं तो 40 सेकंड लगे हैं, तो इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। तो ये सारा हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है वो हो गया। 1.2 कहता है व्हाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम, जाहिर है कि मेजरमेंट का जो प्रॉपर स्टैंडर्ड सिस्टम होता है वो क्या करेगा, बी हेल्पफुल, कि वो मददगार होगा टू अ टेलर, कि एक टेलर जो है, दर्जी जो है, उसके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। एक स्टैंडर्ड अगर हर जगह मौजूद हो कि हाँ भाई यही स्टैंडर्ड है, इतने मीटर या गज कपड़ा होना चाहिए तो इतना ही हो, तो उस टेलर के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, तो ये देखें हमने पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1 ये है कि इंश्योर कंसिस्टेंसी इन गारमेंट साइज़, अब ज़ाहिर उसने लेके आना है या किसी को कहना भाई तुम ये इतने गज ले आओ, तुम्हारा कपड़ा बन जाएगा, सूट बन जाएगा, तो उसकी कंसिस्टेंसी हमने पढ़ा था कि वो हर दफ़ा उतना ही आए, ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट रहे कि गारमेंट्स जो वो यूज़ कर रहा है उसका साइज़ कितना है। अब जाके जितना लाना है उतना ही लेके आए, किसी लड़के को भेजा है तो वो उतना ही लेके आए जितना कहा जा रहा है, उसको कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हर जगह वही स्टैंडर्ड है। कम्युनिकेट प्रिसाइज डायमेंशंस विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, वही आगे के कस्टमर को बताना है कि भाई कितना होना चाहिए, सप्लायर जहाँ से वो लेके आता है कितना होना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन जो है आपस में बातचीत और इस तरह से चीज़ बेहतर अंदाज में वो आ सके। एक्यूरेटली कट फाइबर, अब ज़ाहिर है उसको पता है कि भाई ये चीज़ इतने गज में बननी है, इतने और उसके छोटे यूनिट में बननी है, तो फिर उतना ही वो काटेगा उसको, ठीक है ना, तो जाहिर है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनसे वो बच जाएगा। ठीक है, वो अगर वो ख़राब कर देगा तो वो बार बार आएगा कस्टमर के भाई ये तुमने क्या बना दिया। तो एक्यूरेटली कट फैब्रिक्स को बाकायदा अच्छी तरह से कट कर सके एंड मेंटेन प्रोपोर्शनैलिटी इन डिज़ाइन, और डिज़ाइन ज़ाहिर है डिज़ाइन में भी होता है भाई इतना कपड़ा यहाँ से इतना यहाँ से, तो फिर ज़ाहिर है कि डिज़ाइन भी वो अच्छा बना पाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमने उसको बना देने हैं। अब 1.3 ज़्यादा लेंथी उसने लिखा हुआ है, लेकिन ये वही है जो स्क्रू गेज वाला है, और इसमें भी देखें उसने वो कुछ बातें बताई हुई हैं, और उसकी हमने लीस्ट काउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल वही जो लंबे वाला था, मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, तो 1 डिजिट वो आगे गया हुआ, 1 मिलीमीटर उसकी है। एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, वो जो गोल घूमने वाला है थिम्बल के साथ जो लगा हुआ है उसके ऊपर कितनी है, 100 डिविजन्स बनी हुई हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। व्हेन थिम्बल इज रोटेटेड वंस, एक दफ़ा उसको पूरा जब घुमाते हैं तो 1 मिलीमीटर इज इट्स मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल। सारे ये वही है डेफिनेशन उसकी पिच की कि भाई 1 मिलीमीटर वो आगे से मूव कर लेता है। सो व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये सारे हमने रॉड की जो मेजरमेंट है वो वहाँ से कर ली थी, वो मैंने वहाँ आपको समझा दी है। तो देखें अब इसका आंसर जो है बड़ा सिंपल सा होगा, मिनिमम मेन स्केल रीडिंग, जाहिर है उसी को हम पिच कहते हैं, वो 1 मिलीमीटर है।
ठीक है, और साथ सर्कुलर स्केल की जो डिविजन्स हैं वो कितनी है 100। तो ये दोनों चीजें उसने सवाल में दी हुई हैं, तो हम एक दफा लिख लेंगे इनको। अब लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो हम लिख लेंगे। लीस्ट काउंट के फार्मूले में पिच ऊपर होती है और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल वो नीचे होता है। कई दफ़ा सर्कुलर स्केल पे 50 होते हैं, हम तो 50 पर डिवाइड करते हैं। अब यहाँ उसने 100 का है तो 100 पर डिवाइड करना है। और पिच भी उसने बताया 1 मिलीमीटर, कि जब पूरा घुमाते हैं एक दफ़ा तो 1 मिलीमीटर मेन स्केल पे वो आगे जाता है। तो पिच 1 है, 100 उसके सर्कुलर स्केल के डिविजन्स हैं, तो इसको आप तकसीम कराएंगे तो 0.01 मिलीमीटर यही होती है उसकी लीस्ट काउंट स्क्रू गेज की। तो ये लीस्ट काउंट इसकी इस तरह से आ जाएगी। 1.4 में कहता है यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल, आपको एक मीटर स्केल फुट्टे वाला या इवन के वो जो क्या होता है खवातीन के पास होता है नापने वाला, जो बिल्कुल वो मुड़ जाता है, इजीली ऐसे घुमा सकते हैं उसको, वो वाला या कोई भी चीज़ मीटर स्केल होना चाहिए। एंड अ बंडल ऑफ पेंसिल्स, और आपको पेंसिलों का एक बंडल दिया गया है। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल बी मेजर्ड। अब ज़ाहिर पेंसिल छोटी होती है, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखें। अब ज़ाहिर पेंसिल इस तरह से होगी ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसका जो सामने वाला है, ये वाला जो चीज़ है, इसका डायमीटर लेना है। तो कहता है कि अब एक पेंसिल का डायमीटर लेना है, लेकिन आपके पास वो दूसरी चीज़ नहीं है, वर्नियर कैलिपर नहीं है। तो जब वर्नियर कैलिपर नहीं है तो कैसे इसका डायमीटर आप मेजर करेंगे। तो उसके लिए फिर हमारे पास ये मीटर स्केल है। तो मीटर स्केल से कैसे होगा, पेंसिलें आपके पास हैं ज़्यादा, तो वो फिर वो तरीकाकार उसने यहाँ पूछा हुआ है। तो वो तरीकाकार हमने लिखा है पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अरेंज कर लें। आपके पास पेंसिल्स, अगेन मैं और लिखता हूँ, ये देखें। अब पेंसिलें तो मेरे पास डिफरेंट हैं तरह की, लेकिन एक आइडिया आपको हो जाएगा कि कैसे। वो कहता है जी ऐसे करके ना, इस तरह से करके, ये ऐसे करके उनको सीधा करके अरेंज करते जाएं ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से ज़ाहिर है उनकी लेंथ बनती जाएगी, और पेंसिल, तो वो इधर से ऐसे आगे की तरफ उसने जाते जाना है। तो फिर आपने क्या करना है, प्रॉपर रख लिया सही जोड़ के, और आपने फिर वो अपना मीटर स्केल रखना है यहाँ से, और उसकी मेजरमेंट जो है वो ले लेनी है, भाई इतनी आई है। फॉर एग्जाम्पल 10 पेंसिलें हैं, तो 10 पेंसिलों की जी इधर से लेके जी 10 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर आई है, तो फिर वो जो नंबर है वो आपने लिख लेना है, और नंबर ऑफ पेंसिल्स से डिवाइड कर देना है। कि अगर 10 पेंसिलें थी और उनकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आई है, तो फिर आप उसको 10 पे 10 डिवाइड कर दें, 10 को 10 से, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी एक का। तो कहते हैं इस तरह से ज़्यादा बेहतर आता है, क्योंकि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपने उसके अंदर रहते हुए काम करना है ना। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है, देखें पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। प्लेस 10 और मोर पेंसिल्स टाइटली टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में उनको रखें, टाइटली होनी चाहिए, स्पेस ना हो। एंश्योरिंग दे आर पैरेलल, कि वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं। एंड टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ज़ाहिर है बीच में गैप नहीं होना चाहिए, विदाउट गैप्स। नंबर 2 फिर हमने ये करना है, यूज़ द मीटर स्केल को यूज़ करें टू मेजर द टोटल विड्थ ऑफ द बंडल, उसकी टोटल जितनी चौड़ाई है वो आप मेजर कर लें। नोट डाउन द मेजरमेंट केयरफुली, एहतियात के साथ उसको नोट कर लें उसको। लेट्स डिनोट दिस लेंथ। फिर क्या करना है, काउंट द पेंसिल्स, पेंसिल को जमा कर लें कि वो कितनी है, 1 2 3 4 जितनी भी हैं वो आप गिन लें कि वो कितनी है, वो काउंटिंग हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है। और फिर चौथा पॉइंट ये है कि उसकी जो लेंथ आई है उसको उसके टोटल जितनी पेंसिलें गिनी थी उससे आप डिवाइड कर दें, ठीक है। डिवाइड द टोटल विड्थ L बाय द नंबर ऑफ पेंसिल्स N, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये 4 पॉइंट्स आपने, ये आपके सामने हैं, इनको ध्यान रख लेना कि ये 4 पॉइंट आपने देने हैं। आगे जी 1.5, द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वर्न आउट। अब आपके पास मीटर स्केल है, और आपने अक्सर देखा होगा वो जो फुट्टा वगैरह होता है उसके शुरू वाली चीज़ें घिस जाती हैं। घर में भी वो पड़ा हो कपड़े नापने वाला, तो वो भी शुरू वाला बाज़ का कट गया होता है या घिस गया होता है। तो फिर कहता है इस तरह का घिसा हुआ हो मीटर स्केल, तो फिर आप मेजरमेंट कैसे लेंगे, ये उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कहता है वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। तो फिर पेंसिल की जिसकी लेंथ लेनी है उसको कहाँ रखेंगे आप। तो कहता है प्लेस द पेंसिल स्टार्टिंग एट अ रीडेबल मार्क, यानी मेन चीज़ ये है कि जहाँ से उसकी प्रॉपर अच्छी रीडिंग बनती है, बजाय 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट करने के, आगे से वो ख़राब है तो आप 1 सेंटीमीटर से शुरू कर लें, 2 सेंटीमीटर से शुरू कर लें, जहाँ से वो सही है वहाँ से आप स्टार्ट कर लें, ठीक है ना। एट अ रीडेबल मार्क, जहाँ से आप रीडिंग बेहतर कर सकते हैं ऑन द स्केल, सच एज 1 सेंटीमीटर। देखो वही बात कि 1 सेंटीमीटर से शुरू कर लें या 10 सेंटीमीटर, जितना भी वो लेंथ है उसकी, इंस्टेड ऑफ द वर्न आउट एंड, उसके अलावा सब्ट्रैक्ट द। अब फिर ज़ाहिर है जब आपने रीडिंग कर ली तो वो जो शुरू वाला गैप आपने छोड़ दिया था उसको टोटल रीडिंग में से माइनस कर लें।
मसलन आपने 1 सेंटीमीटर पे रख के फिर आपने उसकी कैलकुलेशन की है तो वो आई है जी 10 सेंटीमीटर। तो अब वो एक्चुअल 10 तो नहीं होनी क्योंकि आपने स्टार्ट तो 1 से किया था, तो आपने 10 में से 1 को माइनस कर देना है क्योंकि 0 से लेके 1 तक एक वो सेंटीमीटर बनता है, तो वो 1 सेंटीमीटर उसमें से निकाल दें। अगर 2 से शुरू किया तो 2 सेंटीमीटर निकाल दें। तो जहाँ से स्टार्ट किया है जो पीछे पीछे एरिया था उसको माइनस कर दें टोटल में से। तो फिर ये काम हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनता है 1.6। वाई इज इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल, कि मीटर स्केल के साथ ही ज़ाहिर जहाँ मेजरमेंट करने लगे हैं, इस चीज़ की मेजरमेंट करनी है तो मीटर स्केल यहाँ थोड़ी होना चाहिए, उसके बिल्कुल साथ होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों होना चाहिए, उस क्यों का हमें आंसर देना है। तो वो क्यों का आंसर वही है जहाँ पीछे भी हमने पढ़ा था कि वो जो एक पैरालेक्स एरर होता है, पैरालेक्स एरर वही कि हमें आई जो है हमारी बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए उसके सामने, तो वो नहीं हो बन पाती, फिर थोड़ी इधर हो जाती है थोड़ी उधर हो जाती है। तो यही पॉइंट है कि रिड्यूस द पैरालेक्स एरर विच अकर्स व्हेन द ऑब्जर्वर्स आई इज नॉट अलाइंड परपेंडिकुलरली टू द स्केल। जब हमारी आई जो है वो परपेंडिकुलरली उसके सामने नहीं होती तो फिर ये एरर आ जाता है पैरालेक्स एरर वाला। तो इसको हमें ख़त्म कराना होता है। और नंबर 2 ये है इंश्योर्स एक्यूरेट रीडिंग, और अच्छी रीडिंग लेने के लिए हम ये उसको साथ रखते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हम उसको बता देंगे। आगे चले 1.7। Why is a standard unit needed to measure a quantity accurately? एक किसी भी क्वांटिटी को एक्यूरेटली अच्छे अंदाज में मेजर करना है तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट जो ज़ाहिर है एसआई वाले जो यूनिट्स हैं वो क्यों चाहिए होते हैं। तो ऑलमोस्ट इस तरह का आंसर हमने पीछे भी किया है। एंश्योर मेजरमेंट्स आर कंसिस्टेंट, कि कंसिस्टेंट हो, हर दफ़ा प्रॉपर सही आंसर आता हो, एंड कंपेरेबल ग्लोबली, और उस जो आप रीडिंग ले रहे हैं वो रीडिंग आप अमेरिका वालों को भी बता सकें भाई हमने यहाँ पे रीडिंग ये ली है, तो वो भी अपनी रीडिंग के साथ उसको कंपेयर कर पाएँ, ठीक है ना। कंपैरिजन जो है वो इजीली। नंबर 2 अवॉइड एम्बिग्विटी, उसमें शक शुबा जो है वो ख़त्म कराया जा सके, सबको पता हो कि किलो इतना ही होता है, ठीक है। व्हेन कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स, जब रिजल्ट्स किसी और बंदे को बताने हो तो उसको शक ना हो कि पता नहीं कितना है। फैसिलिटेट साइंटिफिक कमर्शियल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़, वही बात कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है फैसिलिटेट किया जाए, रोज़मर्रा के काम जो साइंटिफिकली हो रहे हैं कमर्शियली हो रहे हैं तो वो बेहतर अंदाज में होते रहे। तो ये 3 पॉइंट्स हम इसको गिनवा देंगे। 1.8 सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल होता है कुदरती तौर पे, फिनोमेना हम किसी भी काम को कहते हैं, तो कहता है कुछ कुदरती कामों को बताएं दैट कुड सर्व एज अ रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड, जिससे हमारे पास घड़ी नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो कुदरती तौर पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको यूज़ करते हुए एज ए टाइम हम उसको देख सकें। तो उसके लिए क्या हो सकता है, टाइम की मेजरमेंट करनी है। नंबर 1 अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन जो है एक दिन बनता है उससे, तो वो एक दिन बनने के लिए पूरा एक अर्थ की जो रोटेशन है वो हमें पता चल जाएगी, कुदरती फिनोमेना हुआ ना। नंबर 2 अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, अब जाहिर है एक दफ़ा जब ऐसे स्पिन करती है अर्थ, रोटेट करती है तो दिन और रात बनते हैं, और जब वो पूरा सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है पूरा, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रेवोल्यूशन पूरा जब वो सन के गिर्द करती है तो वो एक साल बनता है, तो एक साल की कैलकुलेशन भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और नंबर 3 वाइब्रेशन ऑफ अ सीजियम एटम, ये जो एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो जाहिर है असल में चूंकि बहुत बेसिक बहुत छोटी नंबर्स पे जाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन को एज ए यूज़ किया जा सकता है एटॉमिक क्लॉक के तौर पे। एटॉमिक क्लॉक एटम के लेवल के ऊपर जो काम होता है। और नंबर 4 पेंडुलम ऑसिलेशन, पेंडुलम अब ने पढ़ना होगा, मे भी 10th में आए, अभी पता नहीं इसमें 9th में आता है कि नहीं, कि पेंडुलम ये होता है कि एक धागा नुमा या रस्सी नुमा चीज़ होती है और नीचे कोई वजन बांधा होता है और उसको ऊपर से लटका देते हैं, और वैसे, और वो जैसे वो घड़ियों के नीचे भी पेंडुलम लटके होते हैं, वो टिक टिक ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं और फिर ऐसे करके छोड़ते हैं तो फिर वो इधर इधर मूवमेंट करता रहता है। तो पेंडुलम की जो ऑसिलेशन है ये देखे ना, इधर से लेके यहाँ जाना और फिर वापस वहीं पे आना जहाँ से उसको छोड़ा था, तो ये एक उसकी ऑसिलेशन होती है, इसकी मूवमेंट। ये भी ज़ाहिर बहुत तफसील में पढ़ा जाता है, तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं जो कुदरती तौर पर हमें अवेलेबल हैं अगर ना कोई और चीज़ मिले तो। ओके 1.9 है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन अ वाइडर वेसल, कहता है बजाय वो आपके पास वो मेजरिंग सिलेंडर हो, मेजरिंग सिलेंडर अगर नहीं है, ठीक है, तो उसके अलावा बाकी मेजरिंग सिलेंडर छोटा सा होता है, मतलब वो लंबी लंबी वो फनल सी होती है,
ठीक है, जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर होती है, तो उसमें जो मेनिस्कस है वो इतनी सी होती है, तो उसको मेजर करना आसान होता है। लेकिन उसका सरफेस एरिया अगर ज़्यादा कर दें, जैसे आम बर्तन है, ग्लास है, कप है, या कोई और चीज़ है, बड़ा बर्तन है, ठीक है, तो उसके अंदर फिर जाहिर है उसका जो ऊपर वाला सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा में फिर उसकी जो मेनिस्कस है, ऊपर वाली जो सतह, ऊपर वाली जो लाइन होती है, जो थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा होता है, उसकी मेनिस्कस को नज़र आना मुश्किल हो जाता है। तो वो कहता है कि वो फिर क्या उसकी रीज़न बनती है। सो कहता है इन अ वाइडर वेसल, एक बड़े वेसल में क्या होगा, द मेनिस्कस यानी कि वो क्या चीज़, कर्व्ड लिक्विड सरफेस, जो ऊपर से उसकी जो कर्व बनी होती है, बिकम्स लेस डिस्टिंक्ट, वो ज़्यादा विजिबल नहीं रहती, हमें नज़र प्रॉपर नहीं आती, ड्यू टू द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, उसका ऊपर का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो विजिबल नहीं होती, ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमें नज़र नहीं आती। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि रोशनी के ना दो पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये भी जब हम रोशनी को पढ़ेंगे डिटेल में, लाइट के वो लॉज हैं बेसिकली, तो जब उसको हम तफसील से पढ़ेंगे वहाँ पे ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आता है। रिफ्लेक्शन ये है कि रोशनी की शुआएं जब आती हैं तो टकरा के फिर वापस होती हैं, और रिफ्रैक्शन ये है कि टकरा के जिस एंगल से आ रही होती हैं उस एंगल से वो डिफरेंट एंगल अंदर चली जाती हैं, पानी के अंदर या किसी और के अंदर, तो उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो कहीं और नज़र आती है। ठीक है, वो बंदा इधर हो रहा होता है तो वो इधर नज़र आ रहा होता है, तो वो डिफरेंट हो जाता है इस तरह से। तो कहता है ये जो रोशनी के जो दो पॉइंट हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उनकी वजह से भी हमें वो फिर नज़र आना मुश्किल हो जाता है उसकी मेनिस्कस का। तो सरफेस एरिया, एक पॉइंट ये बताना है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इस वजह से हमें नज़र नहीं आती प्रॉपर, और दूसरा ये जो रोशनी के फिनोमेनाज हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हो गया जी। आगे 1.10 है, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। अब ये दो उसने चीज़ें बताई हुई हैं। नंबर 1 है इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, तो ये हमने पीछे पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर जो है ये इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, तो इसके लिए वर्नियर कैलिपर हो जाएगा। और डेप्थ ऑफ अ बीकर, तो ये भी वर्नियर कैलिपर ही था, क्योंकि वो अगर आप देखें वर्नियर कैलिपर का जब हमने पढ़ा था तो उसके पीछे एक सुईनुमा चीज़ होती है, तो वो ऐसे डुबो के तो उससे भी मेजरमेंट ली जा सकती है। तो डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं, गहराई, और इंटरनल डायमीटर जो है टेस्ट ट्यूब की वो भी हम वर्नियर, तो दोनों के लिए वर्नियर कैलिपर ही यूज़ होता है। तो ये तो हो गए हमारे कंस्ट्रक्टेड वाले सवाल। और आगे जो डी वाला पोर्शन है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, जिनको आप कह सकते हैं कि लंबे सवाल, बड़े सवाल, वो हमने करने हैं। 1.1 है, व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। ये बड़ा मशहूर सवाल है, पुराने में भी बहुत मशहूर ये सवाल था कि भाई बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्या क्वांटिटी क्या है, तो थोड़ा सा ज़रा तफसीलन बताएं। तो हम पहले तो दोनों की डेफिनेशनें दे देंगे ना। तो बेस क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दैट आर इंडिपेंडेंट, जो आज़ाद हैं, वो आगे पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, और दूसरी क्वांटिटीज की शक्ल में इनको शो नहीं करा सकते। उसकी एग्जाम्पल जैसे लेंथ है, मैस है, टाइम है, वो शुरू में हमने 5 पढ़ी थी। उसके बाद वो डिराइव्ड थी, जो ये बेस वालियों से निकलती हैं। क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी के मुख्तलिफ कम्बिनेशनों को इस्तेमाल करके वहाँ से जो चीज़ें हम बनाते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, एनर्जी है, ये सारी। और साथ उसने बेस क्वांटिटीज़ के जो नाम और उनके यूनिट और सिंबल, ये भी पहले क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, तो ये भी आपके सामने जो पूरा एक टेबल है जो बुक के अंदर भी मौजूद है, लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ये सारी हैं। और लेंथ मीटर में, मैस किलोग्राम्स में, ये आपके सामने बना हुआ है, इसको आपने याद करना है, बुक के अंदर भी ये मौजूद है, इसको आप तैयार कर लें। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन में क्या है, दोनों की डेफिनेशन है, बेस क्वांटिटीज क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं, और फिर जो बेस क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी उनकी यूनिट्स और सिंबल्स वो भी साथ हमें बताने थे। अब 1.2 में क्या है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। ये जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनकी कहता है 3 एग्जांपल्स दें, जैसे पीछे भी हमने एग्जांपल्स दी थी ऐसा यूनिट की, लेकिन साथ उसने एक्स्ट्रा ये पूछा है कि ये किस तरह से बनेगी बेस से, वो भी हमें साथ एक्सप्लेन करना है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में समझना है। वेलोसिटी बेसिकली होती है मीटर पर सेकंड, कि भाई कितने सेकंड में कितने मीटर आपने ट्रैवल किया है, कितने घंटों में कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है, ये वेलोसिटी है। और वेलोसिटी की डेफिनेशन भी साथ दिखी है, द रेट ऑफ चेंज, अभी ये आनी है आगे सेकंड थर्ड चैप्टर के अंदर, उसको डिटेल में आएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट अब क्यों कहते हैं ये अब जाहिर तफसील में बताऊंगा, ये बेसिकली डिस्टेंस है, फासला है।
डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट फासला होता है ना, ये अब जाहिर है तफसील उसमें आ जाएगी। तो कितने टाइम में कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये इसका फार्मूला भी है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर आता है, नीचे टाइम आता है, वो वेलोसिटी बन जाता है। अब इसकी डेरिवेशन क्या है, तो डेरिवेशन यही है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो किस में होता है, मीटर्स में, मीटर उसकी बेस यूनिट है, और टाइम किस में होता है, सेकंड्स में, तो टाइम भी हमारी बेस यूनिट है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों बेस है, उससे वेलोसिटी हम डिराइव्ड वाला ही बना लेते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है, जाहिर है वो बेस है उसकी लेंथ की, और टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, वो बेस किसकी है, टाइम की, तो वो सेकंड में होता है। दस द SI यूनिट फॉर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। तो ऐसे करके हम इसको बता देंगे, ये नंबर 1 है। नंबर 2 जो है वो फोर्स, फोर्स ताकत को कहते हैं, कहीं पे भी किसी भी चीज़ पर लगाते हैं और उससे उसमें चेंज लेके आते हैं। द इंटरेक्शन दैट चेंजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन है तो उसको चेंज करने के लिए, रोकने के लिए हम जो काम करते हैं वो फोर्स कहलाती है। और फोर्स किसके बराबर होती है, मैस इनटू एक्सेलरेशन। ये भी आगे डिटेल में आना है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बहुत मशहूर है, बार बार आता है। F इज इक्वल टू ma, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो F फोर्स, M मैस और A एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है कि किसी चीज़ को कितना आप तेज़ कर रहे हैं या कितना आप रोक रहे हैं, ठीक है, वो वेलोसिटी में जो चेंज आती है। अब जाहिर है अगेन अभी टाइम नहीं है वो तफसील बताने का, इंशाल्लाह तफसीलन पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से बनता है। अब मैस जो है, मैस इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, केजीज में मेजर करते हैं, और जाहिर है वो बेस यूनिट है मैस की ही। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पर टाइम स्क्वायर होता है, टाइम के ऊपर स्क्वायर आता है, 2 दफ़ा नीचे टाइम से डिवाइड होता है। जो वेलोसिटी थी वो मीटर पर सेकेंड है, कितने सेकंड में कितने मीटर, यहाँ सिर्फ सेकंड नहीं है, नीचे सेकंड का स्क्वायर है, तो चीज वही है लेकिन स्क्वायर आ गया। तो इसकी जो यूनिट बनती है, ये जो हमारा फोर्स है, इसको बेसिकली कहते हैं न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम देखें ना, वो हमने मैस का किलोग्राम लिखा, एक्सेलरेशन का साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है। तो इस तरह से 1 न्यूटन जो है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर बनता है। अब वही बात है, अभी चूंकि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी से साथ वो डिटेल्ड चीज़ें समझानी मुश्किल है, क्योंकि वही टॉपिक अब जब हम कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा तफसीलन जो है वो क्लियर होता है। अभी फ़िलहाल मोटा मोटा समझ लें। और थर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली जो है वो ये होता है कि जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो जो है वो जब मूव करता है तो वहाँ से करंट बनती है। तो करंट की जब डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ये चार्ज होता है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय अ कांस्टेंट करंट, किसी भी करंट के अंदर जितना चार्ज वो फ्लो कर रहा होता है उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो चार्ज की जो डेफिनेशन है वो क्या है, करंट इनटू टाइम, कितने टाइम में कितनी करंट गुजर रही है। तो इसमें करंट, अब करंट जो है वो बेसिकली एम्पियर्स में नापी जाती है, और एम्पियर जो है हमारी बेस यूनिट है, और जो टाइम है वो सेकंड में है, वो भी बेस यूनिट है। तो टाइम और सेकंड, ये जो एम्पियर है, इन दोनों को मिला के देखें हम उसको चार्ज को बना रहे हैं, तो ये फिर क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये तीसरी भी बन जाती है। मैंने कोशिश की है कि आसान वाली डेरिवेशन लेके आएँ, क्योंकि कोई और पकड़ते हैं उसमें अच्छी खासी डेरिवेशन होती है। तो आसान जो थोड़ी बेहतर लगती हैं 3 एग्जांपल्स वो हमने यहाँ पे देनी है। 1.3 जो है यहाँ पे उसने कहा है कि जी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क या एक जैसी कोई चीज़ है तो वो हमें बताएं, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो वो हमने एक टेबल बना लिया कि उसका एस्पेक्ट क्या है जी। पहले तो पर्पस क्या है दोनों का पर्पस सेम ही है, लेंथ को मेजर करना है, डायमीटर, डेप्थ, ठीक है ना। इसमें डेप्थ भी तो होता है वर्नियर कैलिपर में, तो मेजर्स लेंथ, डायमीटर एंड डेप्थ। और स्क्रू गेज क्या करता है, वेरी स्मॉल लेंथ को या थिकनेस को मेजर करता है। लीस्ट काउंट की बात आए तो जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, उसकी 0.01 मिलीमीटर है, ठीक है। इस तरह से वो साथ लीस्ट काउंट बताएंगे, ठीक है ना। जो एक जैसी हैं, जो थोड़ा में फ़र्क है वही हमने बताना है, मेन बड़े बड़े मोटे मोटे पॉइंट्स। मेजरमेंट रेंज, ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर, और वो चूँकि छोटी चीज़ें हैं तो वो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इनकी रेंज बन जाती है। मेन पार्ट यही है कि जो वर्नियर है उसमें मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल होता है, और जो हमारा दूसरा है उसमें स्लीव, थिम्बल, स्पिंडल, और उसमें भी एक मेन स्केल होता है और दूसरा सर्कुलर स्केल होता है। आप ये नाम भी उसमें लिख सकते हैं। और प्रिंसिपल, इनका वर्किंग प्रिंसिपल, किस चीज़ की बेस पे ये काम करते हैं, यूजेस द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड द वर्नियर स्केल।
मेन स्केल और वर्नियर स्केल में जो फ़र्क आता है उसको वो यूज़ करता है वर्नियर कैलिपर, और जो स्क्रू गेज है वो क्या करता है, थ्रेड मैकेनिज्म फॉर द फाइन एडजस्टमेंट, पीछे से जब उसको घुमाते हैं तो उसकी फाइन एडजस्टमेंट जो है वो की जा सकती है। तो ये ज़ाहिर है आपके सामने उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस एक टेबल बाकायदा बना के, आप भी टेबल बना के ही उसको तैयार करें। तो ये हमारा आंसर इस तरह से बन जाएगा। आगे चले 1.4 में, यहाँ क्या है जी, आइडेंटिटी मैंने लिख दिया, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ह्यूमन एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टम एरर। ये तीनों एरर्स पढ़े थे हमने, टाइप्स उनकी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल बनता है, ये ज़रूर पेपर में आ जाएगा कि इन तीनों का किस वजह से होती हैं और उनकी एग्जाम्पल साथ बताएं। ह्यूमन एरर, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक। तो ये देखें बड़ा अच्छा हमने लिखा हुआ है। ह्यूमन एरर क्या हो सकता है, काजेज की किस वजह से हो सकता है। लैक ऑफ स्किल, हमें स्किल्स ही नहीं है, ठीक है, जो बंदा काम कर रहा है उसको स्किल ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे करना है। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन सही तरह से नहीं ले रहा, और पुअर हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको उसको यूज़ करना ही प्रॉपर अच्छी तरह से आता है। और उसके एग्जाम्पल भी लिखी है कि मिस अलाइनिंग द आई, वो एग्जाम्पल वही है कि आई कहाँ रखनी है, ठीक है, वही वाली एग्जांपल हम यहाँ पे उसको लिख के दे रहे हैं कि पैरालक्स एरर जो है वो आ जाता है। रैंडम एरर क्या आता है, रैंडम एरर ज़ाहिर है अब ये रैंडम होता है, इस पे इंसान का या किसी का कंट्रोल नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, ठीक है, ऐसी फ्लक्चुएशंस जिसका हमें पता ही नहीं है कैसे आएंगी, क्यों आएंगी, कैसे। इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज एनवायरमेंटल कंडीशन, वही ना, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, एंड सो ऑन, कुछ भी, ठीक है, तो वो रोशनी ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो ये रैंडम एरर्स हैं। और उसके एग्जांपल, वेरिएशन इन मेजरमेंट ड्यू टू स्लाइड चेंजेस इन द टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, प्रेशर कम ज़्यादा होने से जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो रीडिंग कम ज़्यादा हो जाती है, तो ये फिर रैंडम एरर आ जाता है उसमें। और फिर एक सिस्टमैटिक एरर था, उसके काज यही है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो फॉल्टी है, वो सही नहीं है, फॉल्टी इक्विपमेंट है, कैलिब्रेशन इशू है, उसको प्रॉपर सही तरह से स्टार्ट नहीं किया हमने, ज़ीरो एरर्स बाकायदा नहीं बनाए, और कंसिस्टेंट प्रोसीजरल एरर आते जाते हैं साथ साथ। और इसकी एग्जांपल है यूजिंग अ मिस कैलिब्रेटेड बैलेंसेस दैट ऑलवेज ऐड 5 ग्राम्स टू द एक्चुअल मैस, ठीक है ना, वो बैलेंस हमने लिया हुआ है और उसमें हम रखते हैं वो वट्टे और उसको यूज़ करते हैं, लेकिन हर दफ़ा 5 ग्राम वो हर दफ़ा ऐड करता जा रहा है, तो ये उसकी एग्जांपल हो जाएगी सिस्टमैटिक एरर की। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है, ये भी आखिरी क्वेश्चन था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फ़र्क आपने बताना है एग्जांपल्स दे के। तो इसमें भी एक टेबल टाइप बना लेते हैं कि जी पहले तो डेफिनेशन दोनों की क्या है। प्रिसीजन क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, कि जो बार बार आप 3-4 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है तो आंसर हर दफ़ा पास आ रहा है, आंसर हर दफ़ा पास आएगा तो वो प्रिसीजन है। और एक्यूरेसी में क्या होता है कि ये आपका जो आंसर आ रहा है रिजल्ट का वो एक्चुअल के बिल्कुल पास आए, बिल्कुल एक्चुअल जितना ही आ जाए, तो उसको हम एक्यूरेसी कहती हैं। क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, असल वैल्यू के क्लोज होना। तो इसमें फोकस क्या होता है प्रिसीजन में, कि रिपीटेबिलिटी, कि आप बार बार एक तरह का आंसर ला सकें, रिपीट कर सकें। और इसमें क्या है, एक्यूरेसी में करेक्टनेस है, कि हम सही आंसर लाना चाह रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल साथ बताइए बड़ी ज़बरदस्त, कि मेजरिंग 10.25 सेंटीमीटर, 10.26, 10.25। अब देखें 3 मेजरमेंट किए हैं और तीनों पास आई हैं, रिपीटेडली प्रिसाइज हैं बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं भी हो सकती, क्योंकि अगर असल मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है, हमारा 10 से ऊपर जाई जा रहा है, ठीक है, ऊपर है लेकिन है पास, लेकिन यह है कि एक्चुअल 10 है उससे थोड़ा दूर ही है, लेकिन तीनों हैं पास, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। और उस दूसरी तरफ जो है एक्यूरेसी में ये है कि आपने एक ही किया और आंसर आपका बिल्कुल 10 ही आ गया, जो कि होना चाहिए था। अ सिंगल मेजरमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्लोज टू द ट्रू लेंथ, तो वो एक्यूरेट हो जाएगा। रिलायबिलिटी क्या है, हाई प्रिसीजन में स्टिल लैक, ज़ाहिर प्रिसीजन तो आप अच्छी कर रहे हैं लेकिन उसमें लैक ऑफ एक्यूरेसी हो सकती है। लेकिन एक्यूरेसी में क्या है कि एक्यूरेसी तो है हाई, लेकिन उसको आप रिपीट नहीं कर पाएंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे तो शायद कहीं और इधर उधर आप निकल जाएं, एक्चुअल के थोड़ा और आगे चले जाएं, एक्चुअल से पीछे चले जाएं, तो फिर ये जो एक्यूरेसी, वो जो प्रिसीजन है वो नहीं रहेगी। तो बहरहाल तो इस तरह से रिपीटेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो समरी यही है कि एक अच्छी जो वैल्यू होती है उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और प्रिसीजन भी होनी चाहिए। अ गुड एक्सपेरिमेंट शुड एम फॉर बोथ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो ये है जी एंड हमारा। तो आज इंशाल्लाह ये चैप्टर एंड हो गया, नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।